भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे हाथरस रेप कांड के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, योगी सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी और नार्को टेस्ट के आदेश दे दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी विचित्र बात क्या है, नार्को टेस्ट के लिए जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है, वो लोग नार्को टेस्ट और सीबीआई की इंक्वायरी से खुश हैं, जबकि विक्टिम का परिवार, जिसमें भाई और उसकी मां शामिल हैं, वो लोग नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी दोनों के विरुद्ध हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो लोग नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हैं। आइए इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक घटना हुई 14 सितंबर को एक घटना होती है। लड़की का भाई लड़की को लेकर के पहले पुलिस स्टेशन जाता है और उसके बाद फिर हाथरस के ही हॉस्पिटल में एडमिट करता है, बागला हॉस्पिटल में। जब एडमिट करता है, इस बीच में जब भी कोई वीडियो दिखाई पड़ा है, जो वीडियो सबसे पहला आया है, उसमें लड़की ने कहा है कि उसका गला दबाने की कोशिश की गई है और ये आपसी रंजिश का मामला है। उनकी मां का भी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है, हमारे घर से किसी के यहाँ से रंजिश चल रही थी, जिसमें बार बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि उन्होंने हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके बाद लड़की को 22 तारीख को पहली बार लड़की इम्प्लीकेट करती है 4 लोगों के ऊपर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने रेप करने की कोशिश की है, रेप किया है। इसके बाद लड़की की तबीयत खराब होने पर उसको सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब दिल्ली में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि तबीयत बिगड़ती जा रही थी, 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और 100 परिवार को सौंपा जाता है। जब परिवार को सौंपा जाता है तो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं और उस घटना का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। वहाँ भीड़ जमने लगती है और पुलिस आनन फानन में उसी रात को 2 बजे उसका दाह संस्कार कर देती है। इसमें सबसे बड़ी गलत बात क्या है, माँ को लास्ट में जो भी अंतिम संस्कार के नियम होते हैं वो नहीं कर पाई, और दूसरी बात, सुबह तक होने का पुलिस ने इंतज़ार नहीं किया। दोस्तों, पुलिस के सामने एक अलग चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा ये चीज़ें किसी के परिवार में जब होती हैं तो पुलिस को भी संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, सुबह तक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे समाज में रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन यह गलत हुआ जो पुलिस की तरफ से हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस घटना में बार बार बोला गया, शुरू से बताया गया कि लड़की की जीभ काट दी गई, उसकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई। ऐसा एक वीडियो में दिखाई पड़ा है, जहां पत्रकार भी बोल रहे हैं और दूसरे भी वीडियो में कुछ नागरिक बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर जीभ कट गई थी या काटी गई थी, आप सभी लोग जानते हैं, बोलने के लिए जीभ और दांत का संयोग बहुत ज़रूरी होता है। आपके मुंह में अगर दांत नहीं है या आपके मुंह में अगर जीभ नहीं है या कटी हुई जीभ है, तो आप शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जो लड़की का पहला स्टेटमेंट है या पहला जो भी वीडियो सरफेस हुआ है, उसमें लड़की आराम से बात कर रही है, साफ साफ बता रही कि उसके साथ क्या हुआ था। जहां तक रेप की बात है, इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मियां इतनी बढ़ गई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भीम आर्मी सेना, डेरेक ओब्रायन, ये सभी लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते रहे, पहुंचे। कुछ लोग रास्ते में गिरे, कुछ लोग गिरने का प्रयास किए, कुछ लोग जानबूझ के गिर गए। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। इस पूरे प्रकरण में महिला जो है वो दलित थी, और इसको जो मैं देखता हूं, इसको एक तरह से एक ऐसा कारण बनाया जा रहा था जैसे दलित के ऊपर सवर्णों का अत्याचार हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो मैं बोलता हूं, अगर दलितों के लिए इतनी चिंता हमारे दिमाग में है, तो मैं कहना चाहता हूं,
माननीय राहुल गांधी या अन्य लोगों से, डेरेक ओब्रायन से भी कहना चाहता हूं, वहां से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर बलरामपुर में गैंसड़ी एक जगह है जहां एक 17 साल की लड़की के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म किया और उस लड़की की भी मृत्यु हो चुकी है। ये सभी घटना है, लेकिन वहां चूंकि हमारा मीडिया सेलेक्टिव हो जाता है, हमारे लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं और बड़े बड़े नेता जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, नेता जो देश का भविष्य बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। वो लोग बलरामपुर नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें जो अपराधी है, जो नामजद हुआ है, वो दोनों मुस्लिम लड़के हैं। दोस्तों, मुझे कहने में यह झिझक नहीं होती है कि हम जब बड़े राजनेता बनने की कोशिश करते हैं तो हमारा विचार, हमारी समझ, हमारा दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो तटस्थ होना चाहिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कल रात कुछ दोस्त हैं हमारे यूपी में, हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। वो बोल रहे हैं यूपी में घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैंने उनको कहा, न्यूज़पेपर और जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो घटना को बढ़ा चढ़ा के इस तरह दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय देश में सबसे अधिक रेप राजस्थान में होता है। उसका परसेंटेज 15.9% है। केरल में 11.1% है। आसाम में लगभग 10% है। यूपी में आप जानना चाहेंगे 2.8% है। दोस्तों, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 4 दिनों में, यानी 29 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में, पिछले 4 दिनों में राजस्थान में 13 घटनाएं रेप की हुई हैं, जिसमें 3 साल की बच्ची से लेकर के 22 साल की लड़कियां तक शामिल हैं। रेप या रेप जैसे अपराध हुए हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती है। कोई घटना नहीं होती है, कोई उसमें प्रदर्शन नहीं होता है, कोई नहीं जा पाता है, कोई किसी की बात नहीं करता है और जघन्य अपराध हुए हैं। यह अपने आप में, मैं नहीं कहता हूं कि रेप इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि यह बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। औरतों के ऊपर होने वाले अपराध में सबसे बड़ा अपराध रेप ही आता है। मैं इस घटना के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें एक राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना चाहिए। आप जानते हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उसके हिसाब से किसी घटना को उछाल करके किसी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश है। पिछले दिनों आप जानते हैं, जैसा कि यूपी सरकार ने कदम उठाया, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग जानते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या आजम खान को छूना क्या, उनसे बात करना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। डीएम और मजिस्ट्रेट डरते थे उनसे बात करने के लिए। आप लोगों को यह जान के ताज्जुब होगा कि आज उनकी जो भी अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीज की जा रही हैं या गिराई जा रही हैं। यह शासन की ही हिम्मत है जो ऐसा काम कर सकती है। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, जब भी आप किसी घटना को सुनें, उसके बारे में अपने मस्तिष्क का, अपने विचार जो हैं, अपना जो इंटेलेक्ट है, उसको ज़रूर यूज़ करें और उस यूज़ करने के बाद तब आप सोचने की कोशिश करें कि घटना में सही क्या है और उसके हिसाब से किसी चीज़ का आकलन करें। क्योंकि इस समय देश में बहुत ढेर सारी शक्तियां काम कर रही हैं जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वर्तमान सत्ता को सत्ता से हटाने के लिए प्रयासरत हैं और उनके प्रयासों को इस तरह के कार्यक्रमों से बल मिलता है। और इसी तरह की जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, जो देश के विरुद्ध ताकतें काम करती हैं, वो किसी घटना को उछाल करके देश में दंगे कराना चाहती हैं और देश की शांति को भंग करना चाहती हैं, देश के प्रोग्रेस को रोकना चाहती हैं। यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।